हेलो गाइस, वेलकम टू IQ प्लस अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग BSSC CGL के लिए प्रैक्टिस सेट 9 को लगाएंगे दोस्तों, और इसको अच्छे से डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से डिस्कस करते हुए चलते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्थित है। तो दोस्तों, जो गुलजार हौज है वो हैदराबाद में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी। तो दोस्तों, पल्लव राजवंश की जो राजधानी थी वो तमिलनाडु थी दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। तमिलनाडु के कांचीपुरम में थी, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या करें, किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक वकालत करना अनिवार्य है। कितने वर्षों तक वो वकालत करेगा, उसके बाद वो बनने योग्य हो जाएगा, है ना, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश। तो दोस्तों, ये होता है न्यूनतम 10 वर्ष होता है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। न्यूनतम 10 वर्षों तक उसको वकालत करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य हो पाएगा। ये आपका आर्टिकल 124 का 3 कहता है ना, याद रखिएगा। चलिए, धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, धूपगढ़ चोटी जो है भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वनों से हमें कैसे सहायता मिलती है। तो दोस्तों, वनों से हमें मेनली क्या होता है, एक्चुअली वन अगर बहुत ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, मिट्टी का कटाव कम होगा, है ना। क्योंकि वन वन होंगे तो वहाँ बहुत सारे जड़ होंगे। पेड़ के जो जड़ होते हैं क्या करते हैं, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं ना, तो बाढ़ भी रोकेगी और वर्षा भी बहुत ज़्यादा होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है वर्षा होने के लिए पेड़ पौधे। आपको पता ही है अभी के समय में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अगर वनों की कटाई हो रही है, पेड़ पौधे की कटाई हो रही है, तो यहाँ पे क्या होता है, वर्षा बहुत जगह देखते हो कि अब कम हो चुकी है। पहले से औसतन वर्षा कम हो गई है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये सब चीज़ें लगभग क्लाइमेट चेंज की होते रह रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है वनों की कटाई को लेकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों ना, ये सभी रिस्पॉन्सिबल है। चलिए, लोसोंग निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का त्यौहार है। तो लोसोंग दोस्तों सिक्किम का राज्य त्यौहार है ना, याद रखिएगा। ये एक्चुअली क्या होता है कि वहाँ की जो भूटिया है ना, उन लोगों का पारंपरिक त्यौहार है ना, याद रखिएगा। और इसके अलावा मैं इस बात करूँ तो इसे नामशुंगा भी कहते हैं, है ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है। ग्रेट मैन मेड रिवर, तो दोस्तों ग्रेट मैन मेड रिवर जो है वो लीबिया में स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, ये एक्चुअली क्या है कि एक भूमिगत मतलब जमीन के अंदर पाइपलाइन है ना, उसी का एक नेटवर्क है, उसी को ये बोल रहा है ग्रेट मैन मेड रिवर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों, ऋग्वेद को 10 मंडल में विभाजित किया गया है, याद रखिएगा दोस्तों, कितने, 10, है ना। चलिए, इसमें एक्चुअली क्या है कि इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुतियाँ संग्रहित की गई है ना, जिसकी रचनाएं विभिन्न गोत्रों के ऋषियों ने करी थी, है ना, याद रखिएगा। और इसकी मैं बात करूँ तो भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से ही मिलती है, आर्यों की, है ना, याद रखिएगा। 2-3 पॉइंट। चलिए, निम्नलिखित में से विश्व के किस नेता को प्रथम फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, उनका नाम क्या है, वही आपको यहाँ पे पूछ रही है। तो उसका नाम था, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये सम्मान मिला है ना दोस्तों, 2019 में, याद रखिएगा। शायद आपने देखा भी होगा, 2019 बहुत पहले की बात तो नहीं है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिए, भारत गणतंत्र बना। तो दोस्तों, भारत गणतंत्र कब बना था। तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को, है ना, 26 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों, बैंकिंग शब्दावली में SLR का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, SLR का क्या मतलब होता है, स्टिच्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो, है ना। देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे है, स्टिच्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं, राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकता है। तो दोस्तों, राज्यसभा जो है धन विधेयक को मैक्सिमम 14 दिन तक रोक सकता है ना, याद रखिएगा, 14 दिन तक रोक सकता है दोस्तों। ये आर्टिकल 109 इसको ये
ताकत देता है, ये शक्ति देती है ना। चलिए आर्टिकल 109 के अकॉर्डिंग 14 दिनों तक ये रोक सकता है ना, अपने पास रख सकता है एक्चुअली। चलिए विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों WTO का मुख्यालय जो हो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है ना, याद रखिएगा कहाँ पे है, जिनेवा में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा दोस्तों। और WTO की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 1995 को की गई थी, है ना, याद रखिएगा दोस्तों, 1 जनवरी 1995 को की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में GST कब लागू हुआ था? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। वो रात शायद आपको याद हो, क्योंकि उस समय मैं ट्रेन में जर्नी कर रहा था, तो मुझे वो चीज़ें याद हैं एक एक, मतलब कि बहुत सारे लोगों ने एक न्यूज़ देखा और वो सब मतलब कहने लगे कि ऐसा ऐसा समथिंग समथिंग, आपस में बात करने लगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, फिर भी मैंने मतलब थोड़े से अपने को देखा, और फिर मैंने जब न्यूज़ देखी तो रियलिटी हुआ कि उस दिन GST देश में लागू हो गया। अब हुआ कि टैक्स अलग से, उस समय तो हम लोग समझ नहीं पाए कि एक्चुअली GST है क्या, बस बोले जा रहे थे, सबके मुंह से सुना मैंने। फिर नेक्स्ट डे जब मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा, वहां जाकर मैंने इस न्यूज़ को अच्छे से देखा पढ़ा, तब मुझे पता चला कि हाँ एक्चुअली GST है क्या चीज़। तो ये दोस्तों 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, रात वाला समय में, है ना, याद रखिएगा। चलिए ये एक बड़े सुधार में से एक था, है ना, देश का स्वतंत्रता के बाद। ये एक्चुअली वस्तु और सेवा कर के रूप में इसको किया जाता है, गुड्स सर्विस टैक्स, है ना। अब GST का फुल फॉर्म की बात की जाए तो GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, याद रखिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं हो सकते हैं ना एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में की गई थी? तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में की गई थी। सबसे पहला अधिवेशन जो हुआ था बम्बई में हुआ था, और उस कॉलेज का नाम क्या था जहाँ पे की गई थी दोस्तों? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में की गई थी दोस्तों, है ना। ये बात है 1800 कब की, 85 की, याद रखिएगा दोस्तों, है ना, 1885 की बात है, दिसंबर की जो सेशन हुआ था पहला, है ना, याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो वो थे WC बनर्जी, है ना, याद रखिएगा WC बनर्जी। और इसके महासचिव थे AO ह्यूम, खुद जो संस्थापक माने जाते हैं कांग्रेस के, है ना, AO ह्यूम। और इसमें टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो पहली बार पार्टिसिपेट किए थे वो थे 72, ये भी याद रखिएगा ना, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 72 कैंडिडेट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अजंता की गुफाएं स्थित है? तो दोस्तों अजंता की गुफाएं कहाँ पे स्थित है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है दोस्तों, है ना। ये पर्वत को काटकर 29 गुफाएं बनाई गई है वहाँ पे एक्चुअली, अजंता की गुफाएं उसी को हम लोग कहते हैं ना, जिनकी छतें और दीवारें जो है बहुत ही अच्छी एक चित्रकारी उस पर की गई है ना, जो थोड़ा सा अलग दिखता है हर एक चीज़ से। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, वर्धमान महावीर का जन्म स्थान क्या है या फिर कौन सा है? तो यही दोस्तों यहाँ बताने हैं। तो उनका जन्म स्थान कहाँ है दोस्तों? तो वैशाली में है, आपको पता है। और वैशाली में वंजी संघ के कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रियों के परिवार में हुआ था इनका जन्म, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये कहाँ हो गया दोस्तों? कुंडग्राम, जो कि वैशाली में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, सॉरी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो दोस्तों बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो कहाँ पे दिया था दोस्तों? सारनाथ में दिया था, आपको पता ही है ना, वाराणसी में सारनाथ। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा जो पेयजल है ना वो कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो ये है आपका सऊदी अरब में, है ना, याद रखिएगा, सऊदी अरब। बहरीन स्ट्रेटेजिक वाटर रिजर्वायर, सबसे बड़ा पेयजल जलाशय, है ना, याद रखिएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए सबसे बड़ा पेयजल जलाशय सऊदी अरब में है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों आपको पता है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल जो है वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल है, जी हाँ, याद रखिए वॉलीबॉल है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल। और वही हम लोग बात करें अपने देश का तो नेशनल हॉकी है ना, राष्ट्रीय खेल। हालांकि क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फेम है, फिर भी चीज़ें चीज़ें फिर से रिकवरी करी जा रही है। एक्चुअली हुआ क्या था कि उस समय जब ये राष्ट्रीय खेल बनने का टाइम था ना, तो उसके पहले क्या हुआ था कि मेजर ध्यानचंद का आपने नाम सुना ही होगा, जब अपना देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले की ही बात है, कि गोल्ड बहुत ज़्यादा हम लोगों ने जीता था किस में, हॉकी में, है ना। तो ये सब चीज़ें रही थी। हालांकि हम अपना देश जो हॉकी में लास्ट टाइम जब गोल्ड जीता था ना वो 1980 का समय था, आपको याद तो होना चाहिए। 1980 में लास्ट टाइम अपने देश ने हॉकी में गोल्ड जीता था, ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कपास की खेती के लिए सर्वोच्च
मिट्टी कौन सी होती है, सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है, सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है कपास की खेती के लिए। तो दोस्तों कपास की खेती के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है ना, वो कौन सी होती है दोस्तों, वो होती है काली मिट्टी, याद रखिएगा ना, काली मिट्टी। और ये दक्कन की पठार जो है ना, उधर के साइड बहुत ही मतलब मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न को देखते हैं। हाय आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसके पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों हाय आई एम ए हिंदू, इस पुस्तक के लेखक शशि थरूर है दोस्तों, है ना, जो कि कांग्रेस के एक बड़े नेता है ना, याद रखिएगा। और इनकी स्पीच को लेकर बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनली चर्चे में रहे थे, अपनी स्पीच को लेकर, जो कि इंग्लैंड में जाकर इन्होंने स्पीच दिया था। इंग्लैंड को क्या झाड़ा था ज़बरदस्त एकदम, उनकी मतलब एकदम बता दिया था कि तुमने जो करा वो बहुत गलत करा, ये वो मतलब बहुत ज़्यादा बोला था यार। इस बंदे में दम है भाई, इस लीडर में है, इसमें लीडरशिप एक ज़बरदस्त वाला। चलिए कोई बात नहीं है, आगे हम लोग देख लेते हैं। मुद्रा राक्षस किसने लिखा था। तो दोस्तों मुद्रा राक्षस किसने लिखा था। तो मुद्रा राक्षस एक नाटक है ना, जिसके रचनाकार कौन थे दोस्तों, तो वो थे विशाख दत्त। विशाखा दत्त है ना, याद रखिएगा विशाखा दत्त। और इसमें क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के विरुद्ध चाणक्य द्वारा रचे गए षड्यंत्र की कथा है इसमें, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के विरुद्ध। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय पारंपरिक खेल इंसुक नार किस राज्य से संबंधित है। तो इंसुक नार किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, इंसुक नार किस राज्य से संबंधित है। तो ये जो है वो मिजोरम का एक स्थानीय खेल है दोस्तों, याद रखिएगा, मिजोरम का स्थानीय खेल है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। टिहरी बांध स्थित है। तो दोस्तों टिहरी बांध कहाँ पे स्थित है। तो ये उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है ना। भागर वो जो भागीरथी और भिलांगना नदी जो है उन्हीं के संगम पे स्थित है ना दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये उत्तराखंड में हो गया। सब कुछ पता होना चाहिए, बहुत ही अच्छा है। राष्ट्रसंघ दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रसंघ दिवस है कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। क्यों क्यों मनाया जाता है ये, तो ये राष्ट्रसंघ जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसी वजह से 24 अक्टूबर के दिन को क्या किया जाता है, राष्ट्रीय जो राष्ट्रसंघ दिवस है वो मनाया जाता है दोस्तों, है ना, राष्ट्रसंघ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, डेविस कप का संबंध किससे है। तो दोस्तों आपको पता है डेविस कप का संबंध टेनिस से है। ये बहुत बार रिपीट कर चुका है अपने प्रैक्टिस सेट वाले सीरीज में भी। चीनी यात्री हैंसोंग भारत आया था, किसके शासनकाल में आया था दोस्तों, तो वो हर्षवर्धन के राज्यकाल में आया था दोस्तों, है ना, याद रखिएगा, हर्षवर्धन के राज्यकाल में आया था, है ना। और ये हर्षवर्धन के राज्यकाल में लगभग 8 वर्षों तक रहा था, है ना, ये भी याद रखिएगा, 635 से 643 ईस्वी तक, है ना। चीनी यात्री था ये, इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एक्चुअली, इसी वजह से मैंने कही कि हाँ इसे याद रखनी है। भारत के इसने बहुत जगहों को विजिट करा, घूमा। चलिए, अंकोरवाट का विशाल विष्णु मंदिर स्थित है। अंकोरवाट का विशाल विष्णु मंदिर कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो ये स्थित है कंबोडिया में, याद रखिएगा, कहाँ पे दोस्तों, कंबोडिया में, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था ना, सम्राट अशोक ने करवाया था, याद रखिएगा, मौर्य वंश का शासक है, जो कि बहुत बड़े मतलब बहुत ही एक सफल शासक रहे थे, बहुत ही बड़ा मतलब इन्होंने साम्राज्य अपना कर लिया था, विस्तृत किया था। कुशल स्थानीय स्वत शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश था कौन सा। तो दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कौन सा था दोस्तों। तो ये थे चोल शासक, है ना, सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था स्थानीय क्या किया था इन्होंने, स्वशासन प्रणाली करी थी, है ना, याद रखिएगा। तो ये चोल बनते हैं ना। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कला की गंधार शैली की उत्पत्ति हुई थी। कला की गंधार शैली की उत्पत्ति कैसे हुई थी दोस्तों, तो ये एक्चुअली क्या हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था, आपको पता होना चाहिए, बहुत ही मतलब महान शासक थे। और कनिष्क से तो आपका पूछ लिया जाता है कि जो बौद्ध संगति एक हुई थी, है ना, तो वो भी आपको याद रखना है। उसका मैंने अपना छठा जो हमारा हुआ था, एक जो छठा प्रैक्टिस सेट में, उसका हमने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया है, जो कि आप ज़रूर देख लें, वहाँ पे विजिट कर लेना, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। और इसके साथ ही साथ आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, है ना। और रेगुलर ऐसे ही आपको चाहिए, और भी हम बहुत सारे मतलब प्रैक्टिस सेट लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ भी सकते हो, है ना।
ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा आप सबके लिए, आपकी अपनी तैयारी के लिए। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। अपना अगला प्रश्न क्या करें, उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों वल्लभी कहाँ पे स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा, गुजरात में स्थित है वल्लभी, गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था अपनी राजधानी को, किसने चेंज करा था दोस्तों? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक थे, है ना, जिन्होंने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ले गया था, जिसको देवगिरी का ही नाम बदल के फिर दौलताबाद रखा था ना, ये भी याद रखना है दोस्तों, दिल्ली दौलताबाद। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तुगलक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। कानपुर स्थित है दोस्तों, कानपुर कहाँ पे स्थित है? आपको पता ही, उत्तर प्रदेश का कानपुर जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है, तो मुझे नहीं लगता इसमें बहुत ज़्यादा बोलने की जरूरत है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही थी? तो दोस्तों किस मामले में सबसे सफल रही थी? तो ये सफल मानी जाती है चावल के उत्पादन में, गेहूं में, है ना, चावल और गेहूं के उत्पादन में सफल मानी जाती है दोस्तों, है ना, चावल गेहूं, जैसे कि आपको अभी भी पता चल ही जाता होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पीर पंजाल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो सर्वोच्च चोटी है ना वो इंद्रासन है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा इंद्रासन है। अगर इसकी कुल ऊंचाई की बात करें तो ये 6221 मीटर है दोस्तों, है ना, 6221 मीटर, याद रखिएगा पीर पंजाल। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अफ्रीका किलिमंजारो का सर्वोच्च पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये तंजानिया में स्थित है, पता होना चाहिए आपको ऑफ कोर्स, है ना। और इसकी अगर टोटल ऊंचाई की बात की जाए तो 5895 मीटर है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा 5895 मीटर। चलिए और उसका नाम क्या है दोस्तों? तो ये कीबो शिखर है ना, जिसको उहरू शिखर भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ये नाम भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिहार राज्य की मुख्य नगद फसल कौन सी है? दोस्तों देखिए यहाँ पे चाय है, चाय तो बिल्कुल भी नहीं है, चाय असम का मुख्य फसल है, रबर केरल का है, नारियल और कॉफ़ी कहीं ना कहीं दक्षिण भारत की ही है, लेकिन गन्ना जो है यहाँ पे आ जाता है दोस्तों, है ना, जो कि बिहार की मुख्य नगद फसलों में से एक है ना, याद रखिएगा। चलिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों आपको पता है मौलिक अधिकार जो प्रदान किया गया भारतीय नागरिकों को भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक में है समाहित है ना दोस्तों, 12 से 35 तक में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, आपको पता ही है। चलिए तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंधु नदी को पार करने के बाद 326 ईसा पूर्व में भारत पर किसने आक्रमण करा था? तो भारत पर किसने आक्रमण करा था? तो ये तक्षशिला में सिंधु नदी को पार करके तो सिकंदर था दोस्तों, ना, याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिकंदर था दोस्तों, है ना, भारत पर आक्रमण करा था इसने ही। चलिए भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो भारत सरकार को कानूनी विषय पर अगर कोई परामर्श देता है दोस्तों तो वो कौन है? भारत का कौन है दोस्तों? महान्यायवादी, है ना, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं ना दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। और ये आर्टिकल 76 के 2 के अकॉर्ड तहत इसको ये अधिकार है ना, एडवाइस देने का, 76 के 2 के तहत आर्टिकल, तो ये बहुत ही अच्छा है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो ये करते हैं आपके, कौन करते हैं दोस्तों, आप हमें जल्दी से बताइए। हाँ राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों, है ना, पता होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल, कि आप देखते हो ना, अगर कोई संघीय लोक सेवा आयोग का अगर कोई अधिकारी अगर चुना जाता है तो उनकी जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, देखते हो, राष्ट्रपति आते हैं फिर सम्मानित करते हैं, जो भी अपना उनको देते हैं ना। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने के लिए शक्ति किसके पास होती है? तो अगर मान लो कि उच्च न्यायालय है ना, उसकी न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी है, कोई बहुत मतलब ऐसा केस हो गया जिसमें ज़रूरत पड़ेगी, तो वैसे सिचुएशन में अगर बढ़ानी है नंबर ऑफ़ न्यायाधीश, नंबर ऑफ़ जज, तो किसके पास वो शक्तियाँ हैं? तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि अगर इस सब चीज़ों के लिए कानून में अगर कोई भी फेरबदल या समथिंग ऐसे चेंजेस चाहिए तो उसके लिए सबसे मतलब जो शक्तियाँ होती है, जो पावर होती है, वो सीधा सीधा संसद के पास ही होती है दोस्तों, आपको पता ही है, क्योंकि ये
जनता के बीच से जाते हैं, इस वजह से इनके पास जो पावर होता है वो औरों के कंपेरेटिवली बहुत होता है ना। यही कानून के लिए होते हैं विधि विधाता। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। और ये एक्चुअली अगर मैं बात करूँ आपसे कि क्या कहते हैं कौन से आर्टिकल के तहत इनको ये शक्तियाँ मिलती है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए 124 का ए, आर्टिकल 124 का ए के तहत इनको ये मिलती है ना। आर्टिकल 124 का ए के तहत, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पोलो खेल की उत्पत्ति हुई थी? तो पोलो खेल की उत्पत्ति दोस्तों भारत के मणिपुर राज्य में हुई थी, है ना, याद रखिएगा। ऐसा माना जाता है कि मणिपुर में हुई थी, है ना, पोलो। ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो खुद अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है ना, याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी। संघवाद सरकार की एक प्रणाली है, क्या है? एक प्रणाली है जिसमें शक्तियाँ केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संगठक इकाइयों के बीच क्या होती है दोस्तों? तो एक्चुअली ये क्या होती है? संगठित इकाइयों क्या होती है? विभाजित होती है ना, बटी हुई होती है सबके बीच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता ही है शक्तियाँ बटी हुई होती है सबके पास। बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? सॉरी, बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में, है ना, याद रखिएगा, चौखंडी स्तूप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। भारत में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? भटनागर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो आपको पता ही होगा, ये दिया जाता है एक्चुअली शांति स्वरूप, है ना, आपको पता ही है शांति स्वरूप है। तो ये किस क्षेत्र में मिलता है? तकनीकी के क्षेत्र में मिलता है ना दोस्तों, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मिलता है। चलिए विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है ना, तकनीकी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्रिसिल क्या है? तो ये एक रेटिंग एजेंसी है दोस्तों, याद रखिएगा, क्या है? ये एक रेटिंग एजेंसी है ना। और इसका मतलब काम करने का जो है देश का पहला ऐसा एजेंसी है ना, रेटिंग एजेंसी है। इसको 1988 में स्टार्ट करा गया था, है ना, 1988 में रेटिंग एजेंसी एक्चुअली है, 1988 में इसको स्टार्ट करा गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। टमाटर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो दोस्तों आपको पता ही है टमाटर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। तो इसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है दोस्तों, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी होता है? तो दोस्तों स्तनपायी कौन सा होता है? वो व्हेल है, आपको पता ही है, जो स्तनपायी होती है ना, ये इसी वर्ग के प्राणी होते हैं ना, व्हेल। चलिए थॉमस एल्वा एडिसन इस आविष्कार करा था। थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा क्या खोजा गया था दोस्तों? क्या इन्वेंशन किया गया था? थॉमस एल्वा एडिसन, जैसा कि हम लोग पढ़ते आए हैं, इनके द्वारा बल्ब, बिजली का जो बल्ब है ना दोस्तों, जो आज हम लोग लाइट के पढ़ते हैं, लाइट ले कर, वही इन्होंने ही खोजा था ना, थॉमस एल्वा एडिसन ने, आपको पता होना चाहिए। और ये किया था 1879 के समय में, है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? तो कोशिका शब्द का निर्माण एक्चुअली रॉबर्ट हुक ने किया था दोस्तों, है ना, पता होना चाहिए, रॉबर्ट हुक। ये एक्चुअली क्या हुआ था कि इन्होंने एक समय अपना मतलब जब ये कुछ ट्राई कर रहे थे खोज की क्रम में, तो इन्होंने एक देखा था एक क्या बोलते हैं उसको, मधुमक्खी का छत्ता, जो कि बोतल के कॉर्क के जैसा कुछ था, है ना, उसके आकार का। तो उसी के आधार पे इन्होंने उसको क्या बोल दिया, सेल बोल दिया, कोशिका बोल दिया। और उसके बाद से आपको पता ही है कोशिका एक शब्द आया, फिर उन्होंने इसको कर दिया। ये एक्चुअली वनस्पति शास्त्री थे, है ना, वनस्पति शास्त्री थे रॉबर्ट हुक, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1665 में इन्होंने ये कारनामा किया था ना, याद रखिएगा, 1665 में कोशिका की खोज करी थी। चलिए क्वेश्चन बनते हैं। बेरी बेरी रोग होता है विटामिन कौन से? तो दोस्तों आपको पता है बेरी बेरी जो रोग होता है विटामिन 1 से होता है ना, विटामिन ए की कमी से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको पता ही है विटामिन ए, ये एक्चुअली क्या होता है, इसको अगर हम लोग इसका रासायनिक नाम बताएं तो ये होता है थायमीन, है ना, आपको पता ही है। गाजर, गेहूँ, चावल आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं, जो सोर्स है ना, विटामिन B1 के। अब खाओ, गाजर खाओ, गेहूँ खाओ, गेहूँ से बना हुआ चीज़ खाओ, चावल खाओ, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं कहीं ना कहीं ना, जो इस चीज़ को कमी करने की काम करती है। चलिए अगला प्रश्न है, थायराइड हार्मोन की न्यूनतम से क्या होता है? थायराइड हार्मोन अगर कम रहे तो क्या होगा? तो आपको पता है आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि द्वारा बनने वाला जो हार्मोन होता है थायरॉक्सिन, वो कम हो जाता है। और हार्मोन को
हार्मोन के जो बनने की गति है वो बढ़ाने के प्रयास में कभी कभी थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, और उसी को क्या कहते हैं हम लोग, घेंगा, है ना। क्या होता है, क्या होता है, थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। यहाँ पे कभी ने गले पे देखना है थायराइड ग्रंथि बढ़ गई है तो घेंगा हो गया है। हम लोग बोलते हैं ना घेंगा रोग, गैरोइड गोइट्री। चलिए, गलगंड इसको बोलते हैं ना, हिंदी में गलगंड कहते हैं, हाँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करें, घरेलू मक्खी के कारण क्या होता है। तो दोस्तों घरेलू मक्खी के कारण हैजा रोग होता है, याद रखिएगा, हैजा रोग। निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस कहा जाता है। तो लाफिंग गैस N2O को कहा जाता है दोस्तों, आपको पता ही है। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन हो गया, H2O हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए, एक अश्वशक्ति समान कितना होता है। तो एक अश्वशक्ति जो होता है वो दोस्तों 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट के बराबर होता है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना, 746 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बिजली के एक एकक 1 किलो वाट आवर से क्या हो सकता है। यहाँ पे आपके ऑप्शंस रहेंगे, सामने देख लो एक बार। 100 वाट का बल्ब 10 घंटे तक जलाया जा सकता है। तो इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली करोगे, कैसे, तो आप 100 को क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे और 1000 से डिवाइड करोगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पर किलो वाट है ना, किलो वाट आवर है ना। तो इसको क्या करना होता है, 1000 से डिवाइड देना पड़ता है ना। क्योंकि आपको पता है ऊर्जा बराबर क्या होता है, क्षमता इंटू समय। ऊर्जा बराबर, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ऊर्जा बराबर क्षमता इंटू समय, है ना, क्षमता इंटू समय होता है ना। अब यहाँ पे आपको क्षमता दिया गया है 100 वाट, समय भी है इतना, ऊर्जा निकालना है ना, ऊर्जा निकालना है ना। तो क्या करोगे, अब वाट को क्या करना है, यहाँ पे वाट है ना, वाट को किलो वाट में करना है, क्योंकि हमें किलो वाट में करने के बाद ही वो किलो वाट आवर आएगा ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, किलो कितना होता है, 10⁻³ होता है ना, तो 10⁻³ से क्या करोगे, डिवाइड भी तो दोगे, हो गया ना। 10⁻³ करोगे तो यहाँ पे ये बन जाएगा किलो। मैं थोड़ा सा अच्छे से दिखा दे रहा हूँ, ये हो गया 100 वाट इंटू टाइम कितना था दोस्तों, तो ये 10 आवर है ना। टेन आवर। अब देखो इसको हमको वाट को किलो वाट में करना है, तो 100 किलो वाट, और फिर नीचे भी तो किलो करना पड़ेगा। किलो का क्या मीनिंग होता है, 1000। 10⁻³ 10⁻³ तो है 1 2 3, है ना, 10⁻³ हो गया इंटू 10 आवर। एक से कट गया, एक से यहाँ भी कट गया, क्या बचा, एक से यहाँ भी कट गया, 1 किलो वाट आवर हुई तो हुआ, 1 किलो वाट आवर ही तो हुआ, यही तो हुआ, हो गया ना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, आपको पता चल गया बहुत ही अच्छे से। चलिए, पेट्रोलियम गैस क्या होती है। तो दोस्तों पेट्रोलियम गैस एक्चुअली क्या होता है, इथेन भी होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन, ये सभी का मिश्रण होता है दोस्तों, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, एफएम रेडियो को पेटेंट किसने करवाया था। तो एफएम रेडियो का पेटेंट जो करवाया था वो एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग ने करवाया था ना, एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग ने करवाया था दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एक इंजीनियर था, अमेरिकी इंजीनियर था, है ना, याद रखिएगा। चलिए, अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। भारत में गौ वंशों की नस्लें कितनी हैं। तो दोस्तों गौ वंशों की नस्लें पूछ रहा है, गौ की कितनी वंश है ना, कितनी नस्लें हैं गाय की। तो आप बहुत सारी गाय की नस्लें देख रहे हो, कोई दूध बहुत ज़्यादा देती है, कोई कम देती है ना, ऐसा करके। तो ये गाय की जो नस्लें हैं दोस्तों टोटल भारत में वो 25 है, याद रखिएगा, कितनी है, 25 है गाय की। अगर वही मैं बात करूँ भैंसों की नस्लें की, तो भैंसों की टोटल जो नस्लें वो 5 है दोस्तों, है ना। भैंसों की टोटल नस्लें 5 है दोस्तों, और ये गाय की है ना, गाय माता। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। खद्यान्नों के भंडारण के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का कारण क्या होता है। ऊष्मा के उत्पादन का कारण क्या होता है दोस्तों, ऊष्मा के उत्पादन का, तो आपको पता ही है। ऊष्मा के उदाहरण अधिकतम जो होती है वो क्यों हो जाती है, कवक वृद्धि ऊष्मा के उत्पादन का कारण बनता है ना, कवक कवक वृद्धि, याद रखिएगा दोस्तों ना। एक्चुअली क्या होता है कि खदानों के भंडारण के दौरान नमी की अधिकता, नमी का बहुत ही मतलब मैक्स हो जाता है, ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है वहाँ पे, है ना। और उसके बाद
वहाँ की जो कवक वृद्धि होती है वो ऊष्मा के ही उत्पादन का कारण बन जाती है, क्योंकि ऊपर से सब कुछ ढका हुआ होता है ना, दैट्स वाई। तो बाहर तो निकलने का रहा नहीं, हीट बाहर निकलेगा नहीं, हीट बाहर नहीं निकलेगा कहीं से भी, तो अंदर का क्या करेगा, हीट ही कर देगा ना, गर्म ही हो जाएगा ना। तो ये इसका रीज़न होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, अब किसी बंद कमरे में किसी को रख दो, गर्मी हो रही है, जबकि कहीं से भी वेंटिलेशन का कोई वो नहीं है, सोर्स नहीं है, तो क्या होगा, रूम तो गर्म होगा ऑब्वियसली, लेकिन वही वेंटिलेशन का सोर्स मिल जाए, वेंटिलेशन हो जाए, तो क्या होगा, रूम ठंडे होने के चांसेस हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो ये सब चीज़ें हैं कहीं ना कहीं ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सूर्य से उत्सर्जित परावैंगनिक किरणों में कौन सी गैस रोकती है। परावैंगनिक किरणों को कौन सी गैस रोकती है दोस्तों। तो परावैंगनिक किरणों को ओजोन रोकता है, आपको पता ही है, O3 है ना, ओजोन रोकता है ना एक्चुअली। चलिए, अब ओजोन की किरणें क्या हो रहा है, कहीं कहीं पे ओजोन का छेद भी हुआ है, तो वो भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है ना, अटलांटिक सागर पे, है ना, याद रखिएगा, अटलांटिक में। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि के कारण क्या होता है दोस्तों। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो क्या होगा, तापमान भी बढ़ेगा, है ना, वायुमंडल का, क्योंकि आपको पता ही है क्या होता है, हीट का सोर्स होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड जब अर्थ से एमिट होता है, तो अर्थ का जो ऊपरी एटमॉस्फेयर है वो अगर इसको रोक लेता है, तो वहीं से टकरा के ये नीचे के साइड आ जाता है, तो इस वजह से ये वाला इन्वायरमेंट पूरा जो है वो गर्म हो जाता है। वही अगर बाहर के साइड निकल जाएगा तो क्या होगा, ये ठंडा रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं रहेगा, बैलेंस वे में रहता है ना। तो अभी देख रहे हो कि कुछ टाइम से गर्मी बढ़ती जा रही है, इसका कहीं ना कहीं रीज़न यही है, आपको पता भी है, पॉल्यूशन तो यही होता है ना। चलिए, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है ना, रतौंधी पता होना चाहिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नाइट ब्लाइंडनेस है ना, विटामिन ए की कमी से ही होता है। चलिए, अगला प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होती है, ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, चमगादड़ की कारण जो होता है वो इबोला होता है दोस्तों। इबोला आपने सुना ही होगा, इबोला दक्षिण अफ्रीका में बहुत ज़्यादा वो फैला हुआ एक बीमारी था ना। तो ये एक्चुअली उधर का ही इबोला, एक नदी के किनारे एक गांव था, है ना, वहीं से ये सबसे पहले केस देखने को मिला था, इसी वजह से इसका नाम इबोला पड़ गया। ये 1976 की बात है ना, याद रखिएगा, खाड़ी देशों में। पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है, कौन सा अधातु सबसे ज़्यादा है दोस्तों, ये पूछ रहा है ना। तो सबसे ज़्यादा धातुओं की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, फिर आता है सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, यही लगभग सीरीज रही है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखो सिलिकॉन है। एक्चुअली सिलिकॉन की भी मैं बात करूँ तो ये धातु तो नहीं है ना, आपको पता ही है, सिलिकॉन ही हो जाएगा, क्योंकि देखो ऑक्सीजन तो है नहीं, ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन ही आता है। ये ऑलमोस्ट सिलिकॉन जो होता है वो आपका 28% के अप्रॉक्स में होता है ना, 28.2% के अप्रॉक्स में होता है, तो ये भी याद रखिएगा ना, 28.2% के अप्रॉक्स में होता है। चलिए, सबसे ज़्यादा एक्चुअली ऑक्सीजन होता है ना, ऑप्शन में नहीं है तो उसको हम लोगों ने नहीं करा कंसिडर। प्राकृतिक में कार्बन का विशुद्ध रूप है ना, ये भी आपको बताना है यहाँ पे, देखो एक से एक मिलेंगे आपको, कोयला, एल्काइन, पेट्रोलियम, हीरा, तो आपको पता ही है, वन एंड ओनली हीरा आ गया। चलो, ये क्योंकि शुद्धि होता है ना। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लिष्ट रेशा नहीं है, संश्लिष्ट रेशा नहीं है मतलब कौन पॉलीमर नहीं है ना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो रुई एक प्राकृतिक रेखा है, जो कि आपको पता है, जो कॉटन के पौधे से ही निकलता है एक्चुअली, है ना। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्चुअली। चलो, ली के पास, चलो एक्चुअली मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने कर लिया, सारे प्रश्नों को डिस्कस कर लिया दोस्तों। अब आप हमें कमेंट में बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ अगर कोई भी आपके पास फीडबैक आती है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हमें बहुत खुशी होगी कि आपने कुछ हमें सजेस्ट किया, है ना। तो आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, या फिर वीडियो में कोई ऐसा चीज़ जो हम बता सकते थे नहीं बता पाए, तो वो चीज़ें भी हम लोग आगे से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, लव यू ऑल।